डियर स्टूडेंट्स, आज ये सेकेंड लेक्चर होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं। और आज मैं सेकेंड लेक्चर ओली के डबल ई एस्पिरेंट के लिए सेकेंड लेक्चर डाल रहा हूं। आज इसमें हम लोग आज बेसिक्स लॉज इलेक्ट्रिक सर्किट में जो यूज होते हैं उसको मैं देखूंगा। तो आज सबसे फर्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? चलिए पहले एक रजिस्टर बना लेते हैं। ये रजिस्टर है आर, ठीक है। और इसको एक वोल्टेज सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और ये क्लोज सर्किट बन गया, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? अब वोल्टेज सोर्स मान लीजिए भी अप्लाई किए इसके अक्रॉस, अब करंट इसमें फ्लो होने लगी आई, और आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। इसका क्या मतलब है कि वोल्टेज हम जैसे ही ज्यादा करेंगे, अगर वोल्टेज को हम ज्यादा करें तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगी, और यदि वोल्टेज को कम करें तो करंट भी उसी रेशियो में घटेगी। अगर वोल्टेज डबल करते हैं तो करंट भी डबल होगी, और वोल्टेज हाफ कर दे तो करंट भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा वोल्टेज और करंट में जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो वो कांस्टेंट आता है इसमें आर, ओम्स लॉ में। आर क्या है? आर यही रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस। ओके। अब हम लोग V इक्वल टू आई आर, जिसको कि ओम्स लॉ कहते हैं। बट एक चीज स्टूडेंट ध्यान देने वाली है कि ओम्स लॉ वैलिड कब है। ओम्स लॉ वैलिड तभी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए तभी ये इक्वेशन वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जो होती है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की क्षमता। वो एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। और ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, वाइस वर्सा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस ही चेंज होगी तो ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो ओम्स लॉ वैलिड है, बट एट जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं वहां ये वैलिड नहीं होगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं समझना है कि डीसी वोल्टेज और डीसी करंट के लिए वैलिड है। ये भी लिखा हो मतलब ये साइनसोइडल भी हो सकती है। लेट से V ऑफ t इक्वल टू आई ऑफ t इंटू आर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। अब थोड़ा सा देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो एबिलिटी टू रजिस्ट मीन्स, एक समझिए एक रेजिस्टेंस क्या है। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस। तो जिस तरह से गाड़ियां सड़क पे चलती हैं तो हम लोग बम्पर लगा देते हैं छोटा छोटा इस तरह का। क्यों लगाते हैं? कि गाड़ियां की स्पीड धीरे कर सकें, मतलब कंट्रोल कर सकें। सेम यहाँ भी है, करंट जब किसी भी सर्किट में फ्लो करती है तो रेजिस्टेंस क्या करता है? एक बम्पर का काम करता है, उसे रोकने का काम करता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो वही रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का क्या है कि ये रेजिस्टेंस कोई भी चीज का कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इसका एक प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी का मेजरमेंट है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। अब एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूंगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर इस टाइप का, ठीक है। कंडक्टर मीन्स कोई वायर है या कुछ भी, कंडक्टर इस शेप में देख सकते हैं। ये क्या है इसका? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए है इस कंडक्टर में। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और लेंथ मान लेते हैं इसकी एल है।
तो रेजिस्टेंस जो होती है, जैसे मान लीजिए इस छोटे से टुकड़े का मैं रेजिस्टेंस निकालूं, तो रेजिस्टेंस देखा कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स जितनी जितनी बड़ी वायर है, जैसे वायर हो या कुछ भी हो सकता है मटेरियल, तो जितनी बड़ी मटेरियल है रेजिस्टेंस उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, और क्या देखा गया कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ऑब्वियस बात है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जब कम होगा तो करंट फ्लो होने में दिक्कत होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, ये तो ऑब्वियस चीज है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ये दोनों चीज पर डिपेंड करती है। अब अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यही रो आपकी जो है रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। ये किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है कुछ मटेरियल की। ऊपर के सारे मटेरियल कंडक्टर के बिहेव कर रहे हैं और नीचे वाले मटेरियल कुछ इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। कंडक्टर क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा मात्रा में होगी और इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में होगी। ठीक है, और कंडक्टर से करंट इजिली पास करेगा और इससे करंट बहुत इजिली पास नहीं करेगा। और ये बीच वाले कुछ सेमीकंडक्टर है। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसमें रेजिस्टेंस की कुछ और ध्यान देंगे। आर इक्वल टू रो एल बाय, इस पे काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो आप ये फॉर्मूला को नोट करके रखेंगे। उसमें पूछा जाएगा अगर लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑब्वियस है, प्रोपोर्शनल है तो अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इसको हाफ करेंगे तो डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस डबल होगी। तो इस तरह से छोटे मोटे सवाल यहाँ से बनते हैं स्टूडेंट, तो इसको नोट करके रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया गया है। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, घर में देखें कभी शॉर्ट सर्किट होते हुए, अचानक से कहीं आग लग गई, इसका क्या मतलब है कि भाई जिस रास्ते से करंट फ्लो होनी थी वहां पे कुछ रेजिस्टेंस बचा ही नहीं। मीन्स क्या है कि मान लीजिए आप वोल्टेज तो अप्लाई कर दिए कुछ, ठीक है, प्लस माइनस भी, बट बीच में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या होगा, वोल्टेज मिल गया बट रोकने वाला कोई ही नहीं। जब रोकने वाला कोई नहीं है तो क्या है, करंट तो बहुत हाई हो जाएगी इस केस में। ओके, तो शॉर्ट सर्किट सिर्फ कहते हैं जिस केस में रेजिस्टेंस मेरा जीरो हो जाए और वोल्टेज भी जीरो हो जाए। भाई जब रेजिस्टेंस ही जीरो हो गई तो ओम्स लॉ से आप देख सकते हैं, जब रेजिस्टेंस ही जीरो हो गई तो वोल्टेज क्या हो गई, जीरो। करंट चाहे कुछ भी रहे। ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा है कि करंट फ्लो कर ही नहीं रही है। मान लीजिए ये वोल्टेज तो अप्लाई कर दिए दो टर्मिनल के बीच में, प्लस माइनस भी, बट बीच में रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत है। ओपन सर्किट है मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो रेजिस्टेंस जहाँ पे इन्फिनिटी हो जाए वहाँ करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये है ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट। ये डायग्राम में भी सेम चीज दिखाया गया। ये शॉर्ट सर्किट का है, ये एस सी और ये ओ सी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट दिमाग में रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, आप रेजिस्टेंस समझे थे ना, तो बस उसको उल्टा कर देना है। रेजिस्टेंस आप समझे थे आर, जिसका एसआई यूनिट क्या था, ओम, और इसको दिखाते थे हम लोग इस तरह से। ठीक है, सेम कंडक्टेंस को हम लोग क्या दिखाएंगे, को कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं जी इक्वल टू 1/r। मीन्स रेजिस्टेंस के उल्टे को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो भाई कंडक्टेंस को उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, जी जिसकी ज्यादा होगी, मतलब कंडक्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, उसके थ्रू करंट ज्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, जिसकी कंडक्टेंस कम उसमें से करंट ज्यादा।
कंडक्टेंस ज़्यादा है तो जिसमें कंडक्टेंस कम उसमें करंट भी कम फ्लो होगी, रेजिस्टेंस का मतलब है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसकी इसकी एसआई यूनिट होती है सीमेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओम को इस तरह, तो ओम को उल्टा कर देते हैं, इसी को पकड़ के उल्टा कर दीजिए, कैसा दिखेगा? बस ये हो गया कंडक्टेंस, ओके। अब एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, देख लेते हैं। ओम्स लॉ पे ही है। एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, यही है, वोल्टेज सोर्स ऑफ 200 साइन पाई टी कनेक्टेड किया गया 5 किलो ओम रजिस्टर से, ठीक है। ये 5 किलो ओम की रजिस्टर है और ये वोल्टेज है वी ऑफ टी। ये साइनसोइडल वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज नहीं है। 20 साइन पाई ऑफ टी, ठीक है। इसमें ऑब्वियस है कोई करंट फ्लो कर रही होगी, आई ऑफ टी मान लेते हैं उसको। तो ये करंट ही पूछ रहा है, करंट। तो सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे, वी टी इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू आर। आप लोग शायद इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। वी टी क्या है? 20 साइन पाई टी। आई टी मुझे निकालना है, और आर कितनी दी गई है? 5 इंटू 10⁻³ ओम, नहीं ना? तो आई टी क्या हो जाएगी? 20 साइन पाई टी अपॉन 5 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगी? 4 साइन पाई टी। 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये मिली में आ जाएगा, तो ये मिली एम्पियर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है पावर क्या होगी। पावर आपको पता है, पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 20 साइन पाई टी। और करंट आप ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, 4 साइन पाई ऑफ टी। बट ये मिली में है, तो मिली में क्या करेंगे? 10⁻³ कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 20 इंटू 4 80 साइन स्क्वायर पाई टी, और 10⁻³ क्या होगी? मिली वाट, ठीक है। क्योंकि 10⁻³ इसको मिली वाट में, ये हो गई पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे नोड्स, नोड्स, ब्रांचेज एंड लूप इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट में नोड्स किसे कहते हैं, ब्रांच किसे कहते हैं, लूप किसे, ये सब क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब हम लोग सर्किट की एनालिसिस करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे, उसमें करंट निकालने की कोशिश करेंगे, वोल्टेज निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस समय मुझे ये सब चीजें हेल्प करेंगी। नोड्स, ब्रांच, लूप, ये सब जानना इसलिए जरूरी है। तो बेसिक समझते हैं ब्रांच किसको कहते हैं एक सर्किट में। तो ये कुछ नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट सच एक रजिस्टर है, इस तरह बना दिए, इसको एक ब्रांच कहें, बी से डिनोट करते हैं इक्वल टू 1, ये एक ब्रांच हो गई। या कोई इंडक्टर है, ये भी एक ब्रांच कहेंगे। या कोई भी एक सर्किट एलिमेंट बोल सकते हैं, बैटरी भी हो सकता है, तो उसे क्या करेंगे? एक एक ब्रांच कहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, ब्रांच कोई भी एक सर्किट एलिमेंट जिसके दोनों तरफ टर्मिनल होंगे उसे एक ब्रांच कहेंगे, ठीक है। नोड किसे कहेंगे? दो और मोर ब्रांच जहां पे कनेक्ट होंगे, जैसे एक रजिस्टर है ऊपर दिखाया था, उसके साथ एक मान लीजिए इंडक्टर कनेक्ट हो गया, तो क्या हुआ? दो ब्रांच कनेक्ट हुए, तो ये क्या बन गया? एक नोड बन गया, नोड, इसे नोड कहते हैं। एक से ज्यादा चीज कनेक्ट हो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैपेसिटर कनेक्ट हो गया, फिर भी ये एक नोड हो गया, ठीक है। टू और मोर ब्रांचेस कनेक्ट होंगे तो क्या कहेंगे? नोड, ठीक है। इसको एन से डिनोट करेंगे। और लूप क्या है? लूप मीन्स होता है क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज पाथ, वो हम आगे समझेंगे इसे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट नोड, ब्रांच एंड लूप का यही है। अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, इसे ध्यान देंगे, जो कि सर्किट एनालिसिस में इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ ब्रांचेज इन एनी ब्रांचेज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ ब्रांचेज किससे दिखाया गया? बी से। एल क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स,
ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ नोट्स, नोट्स -1, यानी कि ये कह रहा है नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होती है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप प्लस नंबर ऑफ नोट्स -1, ये एक इक्वेशन फॉलो करती है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं जो मैंने राइट साइड में फिगर लिया है। देखिए, अब इसमें आप लोग बताएंगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं। तो मैंने बताया था नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होते हैं, एक एलिमेंट को हम लोग नंबर ऑफ ब्रांचेस कहते हैं। जैसे 10 वोल्ट हो गया तो ये हो गया ब्रांच 1, 5 ओम ब्रांच 2, ये थर्ड ब्रांच, ये फोर्थ ब्रांच, ये फिफ्थ ब्रांच। तो ब्रांच कितनी होगी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बी इक्वल टू 5। ठीक है। अब ये बोल रहा है एल, अब इसमें एल देखते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। तो इंडिपेंडेंट लूप क्या है, क्लोज सर्किट है, तो ये क्लोज सर्किट बन रही है। ठीक है, ये एक सेकेंड क्लोज सर्किट बन रही है और ये थर्ड क्लोज सर्किट बन रही है। ये इंडिपेंडेंट है तीनों। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप क्या हो गई, 3। नंबर ऑफ नोट्स स्टूडेंट देखेंगे, बताएंगे इसमें कितने हैं। तो नोट्स क्या है, दो या दो से ज्यादा ब्रांच जहां मिलती है। तो देख सकते हैं 10 वोल्ट 5 वोल्ट रजिस्टर से एक ब्रांच ए दिखाया गया है जिसपे मिल रही है। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स एक यहाँ हो गया। दूसरा नोट्स कहाँ पे है, इससे आप लोग 3 नोड नहीं समझेंगे, ये एक्चुअली एक ही शॉर्ट किया हुआ सर्किट है। देखिए ध्यान से, ये शॉर्ट किया हुआ, ये एक ही नोड है जिसमें कि 1 2 3 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है। इसे देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है, देख पा रहे हैं। एक ही नोड है जिससे कि 1 2 3 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो सेकंड ब्रांच क्या हो गई, ये हो गई नोड, सॉरी सेकंड नोड ये हो गया। उसी तरह से नीचे देखेंगे, ये क्या है, 1 2 3 4, ये चारों एक ही नोड है, इसे यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नोड है, थर्ड नोड। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 3 है। अब देखते हैं ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है क्या नहीं। चलिए इससे निकालने की कोशिश, बी इक्वल टू एल, एल कितना था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट 1 2 3, चलिए 3 लिख देते हैं। अब देखें नंबर ऑफ नोड्स भी 3 है, 3 + 3 -1, कितना हो गया ये, 3 + 3 5। नंबर ऑफ ब्रांच कितनी आ गई, 5। 5 ही तो है नंबर ऑफ ब्रांच इसमें। आंसर मैच हो गया। देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग नोट करेंगे, इससे क्वेश्चंस भी आती हैं और ये एग्जांपल के थ्रू मैंने नोड, इंडिपेंडेंट लूप और ब्रांच को समझाया भी है। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि किस एलिमेंट को हम लोग सीरीज में समझेंगे, किस एलिमेंट को पैरेलल में समझेंगे। तो सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट तो सिंपल है। एक तो नोड के हिसाब से समझाया गया है, इसमें कहा गया सीरीज में उसको कहेंगे जो कि शेयर करता है सिंगल नोड को। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये एक रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है, तो ऑब्वियस है ये एक सिंपल एक कॉमन नोड को ये ए को शेयर करेगा, शेयर कर रहा है ना, इसी नोड से ये भी है, तो इसको क्या कहेंगे, सीरीज में है। और कैरी द सेम करंट, मतलब सेम करंट फॉलो करेगा। ऑब्वियस बात है, जो करंट इधर से जाएगा वही यहाँ से गुजरेगा, ही यहाँ से निकलेगा करंट आई। तो ये क्या है, सीरीज सर्किट हो गई। पैरेलल में क्या कह रहा है, पहले सर्किट में बना लेता हूँ एक पहले। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं पहले सर्किट में मैं बना चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इफ दे कनेक्टेड टू द सेम टू नोड्स एंड कंसीडर द सेम वोल्टेज अक्रॉस देम। ये बोल रहा है कॉमन नोड से, मतलब सेम दोनों साइड के नोड से, अगर मैं इधर एक नोड ए मान लेता हूँ, ए, इधर एक नोड बी मान लेता हूँ, बी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि R1 जो है ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, दो नोड के बीच में, और R2 भी उसी दो नोड के बीच में कनेक्टेड है। तो सेम नोड के बीच में कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में है।
इससे अच्छे समझने का तरीका है कि सेम वोल्टेज हो उसके अक्रॉस, उसको पैरेलल में कहेंगे। तो अगर ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है या किसी भी चीज से कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों के क्रॉस R1 R2 के क्रॉस सेम वोल्टेज है ना, सेम वोल्टेज है। इसको क्या कहेंगे? पैरेलल। तो सीरीज में क्या होगी? सेम करंट फॉलो करती है। पैरेलल में किसको कहेंगे? जिसमें कि वोल्टेज सेम हो जिस एलिमेंट के बीच में। तो यही सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग सेकेंड एक लॉ पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक्स लॉ पढ़ रहे थे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज को कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसी के, और ना चार्ज को बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है। तो चार्ज एक कंजर्व चीज है, जैसे मास होती है। उसी तरह केसीएल उसी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है मैं समझा देता हूँ। केसीएल कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग इन नोड क्लोज सर्किट जीरो। सही है। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ये नोड है, ठीक है। तो ये कह रहा है I1 करंट इसमें इधर से जा रही है, I5 इससे निकल रही है, I4 जा रही है, I3 निकल रही है, I2 बाहर जा रही है। ऐसा है कि करंट जा रही है मतलब क्या? चार्ज जा रही है। तो किसी भी नोड पे कोई चार्ज तो एक्यूमुलेट हम लोग कर नहीं सकते हैं। चार्ज एक्यूमुलेशन हो सकता है क्या? यहाँ पे नहीं हो सकता है। यानी जितनी करंट जा रही होगी उतनी करंट ही बाहर निकल रही होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही है कि चार्ज एक्यूमुलेशन, चार्ज कहीं पे इकट्ठा वो नहीं हो सकती है। ठीक है। तो उसी पे जितनी चार्ज इंटर कर दी उतनी चार्ज बाहर भी हो रही होगी। उसी को मैथमेटिकली इस तरह से दिखाया गया है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I5 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये क्या है? यही केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि जितनी करंट किसी भी नोड में जा रही है उतनी करंट उस नोड से निकल रही है। क्योंकि नोड पे तो करंट स्टोर हो नहीं सकती है ना। ठीक है। अब देखिए इसमें एक कन्वेंशन है। क्या कन्वेंशन है? कि अगर हम लोग कोई नोड की तरफ, किसी भी नोड की तरफ अगर करंट इंटर कर रही है, उसको अगर पॉजिटिव मान ले, ठीक है, I1 को हम पॉजिटिव मानते हैं, और इसमें इंटर करने वाली कौन सी करंट है? I4 है। तो प्लस I4, ये सब कौन सी करंट है? जो नोड में इंटर कर रही है। ठीक है। और कौन सी कर रही है? प्लस I3 कर रही है। ठीक है, I3। ये तीनों करंट इंटर करने वाले अगर हम प्लस करके लिखें, तो आउटसाइड वालों क्या करके लिखेंगे? माइनस करके। माइनस I5, I2 भी बाहर निकल रही है नोड से, तो माइनस I2। तो जितनी इंटर हो रही है जितनी बाहर निकल रही है, सम क्या होना चाहिए? जीरो। ये क्वेश्चन तो यही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I4 प्लस I3, जो घुस रही है वही निकल रही है, प्लस I2। ठीक है। अब इसको इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये कैसे जीरो हो रहा है। ये एक्चुअली मैं कन्वेंशन के साथ लिया हूँ, ये विदाउट कन्वेंशन लिया हूँ। ठीक है। तो यही चीज है केसीएल। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ये पूछ रहा है आईटी। ठीक है, आईटी कितनी होगी? तो सिंपल मैं इसमें लगाऊंगा। एक चीज स्टूडेंट, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये तीनों सेम है, मैं बताया था, क्योंकि आप देख सकते हैं। और नीचे वाली तीनों नोड सेम है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ नीचे। I3 ये क्या है? I2 है, और ये I1 है। तो ये पूछ रहा है I T क्या होगा। ठीक है।
चलिए इस नोड पे मैं इस क्वेश्चन सॉल्व, ये नोड मान लीजिए ए है, ये बी है। तो ये मैंने बताया था जो नोड में इंटर करे उसको कैसे लिखेंगे, प्लस करके। तो I1 क्या हो रही है, इंटर कर रही है, तो I1 क्या इस साइड लिखते हैं I1, ठीक है, प्लस, और कौन सी करंट इंटर हो रही है, I3 हो रही है, आप देख सकते हैं प्लस I3, ठीक है। निकलने वाली कौन सी है, I2, देख सकते हैं। तो निकलने वाली क्या करेंगे, माइनस से करेंगे I2, और ये IT हमको जानना है, ये भी नोट के बाहर ही निकल रही है, तो माइनस आई ऑफ टी मुझे जानना है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, IT इक्वल टू I1 प्लस I3 माइनस I2, एंड इक्वेशन सॉल्व। तो IT ये आंसर आ गया मेरा। इसको मैंने किससे सॉल्व किया, KCL से। केसीएल में जो मैं कन्वेंशन बता रहा हूँ, इसी कन्वेंशन को आप अगर सॉल्व करेंगे कभी गलती नहीं होगी। जो नोड में करंट इंटर कर रही है उसको पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज बाहर निकलने को माइनस लेना है, इसको इक्वेट कर देना है 0 से, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ कहता है, एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता भी है, जैसे केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। केवीएल कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द क्लोज लूप इट शुड बी इक्वल टू 0। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो होती है कोई भी क्लोज लूप में वो 0 होगी, बात सही है। ये क्लोज लूप में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है, चलना, और फिर मैं घूम फिर के यहीं पे आ जाऊं, तो मुझे जो वोल्टेज ड्रॉप और सम और राइज दिखेगी वो इक्वल टू, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतनी घटेगी भी, तभी तो मैं सेम पोटेंशियल पे आ जाऊंगा। यहाँ पे ये मान लो पोटेंशियल यहाँ पे ए है, ठीक है, और मैं चल फिर के फिर यहीं पे आ गया, जिसका फिर से मैं ए पे ही पोटेंशियल पे आ गया, तो वही केवीएल है। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे, देखिए, सम ऑफ वोल्टेज 0। मैं जिस तरह से केसीएल में कन्वेंशन एक बताया था उसी तरह से एक कन्वेंशन यहाँ ही बताऊंगा। आप लोग स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे, कभी गलती नहीं होगी सॉल्व करने में। जैसे कि मैं एक, ये डायग्राम है, इस पे मैं केवीएल लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हूँ और मैं चलूंगा इधर से, और मैं घूम के फिर यहीं पे आऊंगा, ठीक है, और इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ से जब यहाँ चला तो मुझे क्या दिखा, एक बैटरी। बैटरी किस तरफ है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है, तो सिंपल, ये वोल्टेज बढ़ते हुए की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस V(1) लिख दिए, ठीक है। अब मैं आगे गया, अब आगे जाके इधर जाऊंगा, तो ये वोल्टेज क्या हो रही है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये वोल्टेज क्या हो रही है, ये कम हो रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, वोल्टेज जहां भी कम होगी उससे पहले माइनस लिखेंगे, V(2), ठीक है। फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज मेरी कम हो रही है, तो इसको क्या लिखें, -V(3). अभी आप देखेंगे इधर से घूम के आए तो क्या होगा, वोल्टेज में माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं वोल्टेज गेन कर रहा हूँ, इसको क्या करेंगे, +V(4). अब मैं यहाँ पर आया तो फिर क्या देख रहा हूँ, प्लस से माइनस, मतलब मेरे वोल्टेज कम हो रही है, तो -V(5), और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। यही तो है ना इक्वेशन इसका, केवीएल का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्या हो गया, प्लस को एक साइड रखता हूँ, माइनस को एक साइड, तो V1 प्लस V4 शुड बी इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5, ठीक है। आप इससे कोई भी अननोन डाटा, अगर 4 डाटा नॉन है तो कोई भी एक अननोन डाटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आंसर बिल्कुल सही आएगा। आपको एक कन्वेंशन फॉलो करना है, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बार बार कन्वेंशन चेंज करोगे तो आपको आंसर सही नहीं आएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता है, चलो, जो कि केवीएल पे है। ये बोल रहा है V0 और I इन द सर्किट में खोजना है, तो अच्छा है, चलिए हम लोग इसको केवीएल लगा देते हैं इस तरफ से, ठीक है। इसमें करंट I फ्लो कर रही है, तो पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ गया, क्या वोल्टेज मेरी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है ना, तो इसको +12 करता हूँ, ठीक है। अब ये करंट जो इधर फ्लो कर रही है, ये 4 एम्पियर से,
तो ऑब्वियस है कि इधर हाई वोल्टेज है, इधर लो वोल्टेज है, तभी तो करंट इधर सीधा रजिस्टर में फ्लो कर रही है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस से वोल्टेज घट रही है रजिस्टर के अक्रॉस, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के अक्रॉस ही तो करंट जाती है रजिस्टर में, आपको पता है। तो -4 इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फिर से जा रहा हूँ, फिर से मैं आगे माइनस लगा देता हूँ 2 ऑफ वी नॉट। अब यहाँ पे मैं क्या हो रहा हूँ, लो से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मेरा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो +4 हो गया। और फिर क्या है, ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर से प्लस वी नॉट हो गया। यहाँ पोटेंशियल मेरी बढ़ी हुई है वी नॉट, ये वी नॉट लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से। एक इक्वेशन आ गई मेरी यहाँ से। और इक्वेशन देखिए आपको यहाँ से दिख रही होगी, जो किसके अक्रॉस है, वी नॉट इक्वल टू, अब देखिए ये करंट इधर से फ्लो कर रही है, तो वी नॉट इक्वल टू, सॉरी, आई माइनस आई इंटू 6, ठीक है। क्यों मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, बट ये वी नॉट किस डायरेक्शन में दिया है, उल्टा दिया हुआ है। एक्चुअली वी नॉट इधर होना चाहिए था, तो वी नॉट इक्वल टू -6i। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये दोनों साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 12 - 4i -2, वी नॉट क्या है, -6i +4 -6i, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस माइनस 12 + 4 16 -4i माइनस माइनस प्लस +12i -6i इक्वल टू 0। तो 16 + 2i इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, -8 एम्पियर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो i की वैल्यू -8 एम्पियर आई, तो इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो वी नॉट क्या आ जाएगी, -6 इंटू -8, दैट इज 48 वोल्ट। आंसर वी नॉट आ गई, आई नॉट आ गई। यहाँ पे स्टूडेंट के लोग कंफ्यूज नहीं करेगा, वी नॉट इक्वल टू -6i मैं क्यों लिया हूँ, क्योंकि अगर ये वी नॉट उल्टा दिया रहता इस तरह से, तब तो मैं वी नॉट इक्वल टू 6i लेता, बट यहाँ पे उल्टा दिया है। तो करंट मुझे दिखाया गया इधर से फ्लो कर रहा है, और वोल्टेज उल्टा दिखाया गया, जो कि लास्ट में प्रूफ हो गया कि आई जो है माइनस, माने क्या मतलब कि करंट एक्चुअली इधर से फ्लो नहीं कर रहा था, करंट इधर से फ्लो कर रहा था, इसलिए करंट हमारा क्या आया, उल्टा आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का है। तो ये तो सबको पता है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होती है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसको क्या करते हैं, सिंपली आर इक्विवेलेंट अगर निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, आर इक्विवेलेंट निकालना क्या होगा, R1 + R2 + R3 सम कर देंगे सीधा। जब सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे, और पैरेलल में हो तो क्या करेंगे, उसको 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सभी को पता होगा ये चीज। तो रेसिप्रोसिटी में पैरेलल में इस तरह से उसको ऐड करते हैं, मतलब सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये सीरीज का है, नोट कर सकते हैं, और ये पैरेलल का है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा इस सर्किट में। तो आर इक्विवेलेंट मतलब मुझे सीरीज और पैरेलल को कॉन्सेप्ट निकालना होगा। अभी आप पहले इसमें पहचानना, इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोग पहले पहचानेंगे कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। पहले हम लोग इसको पहचाने, देखिए ये दोनों सीरीज में है, सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, तो ये दोनों सीरीज में, इसको मार्क करके रख लेते हैं। ये दोनों क्या है, सीरीज में, एस में है। देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में क्यों, कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है। ये दोनों किस में है,
पैरेलल में। और ये जो इक्विवेलेंट है 6 और 3 का, तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा इसका? r इक्विवेलेंट डैश कर देते हैं इसे, तो 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम 3, 1 प्लस 2 हाफ। r इक्विवेलेंट डैश कितना आ गया? 2 ओम। और ये 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 ओम। अब मैं इसे सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ बना रहा हूँ। ये R इक्विवेलेंट है जो मुझे निकालना है। ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। इसे मैंने सॉल्व किया 5 प्लस 1, तो इसे मैं 6 ओम यहाँ लिख सकता हूँ ना, सीरीज में करके, ठीक है। इसे मैंने सॉल्व कर कितना निकाला था? 2 ओम, तो 2 ओम यहाँ लिख देता हूँ, और ये 8 ओम है। अब तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों अब आपको सिंपल दिख रहा होगा। 2 ओम 2 ओम पैरेलल, ये सीरीज में आ गए हैं, तो 2 प्लस 2 4 हो गया। 4 और 6 ये पैरेलल में है, तो 4 और 6 को पैरेलल में सॉल्व करके फिर ये दोनों के साथ सीरीज में हो जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। 2 प्लस 2 4, और 4 और 6, 4 पैरेलल 6 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैं बोला इस तरह क्वेश्चन में पहले हम लोग सीरीज और पैरेलल को पहचानेंगे। कौन से? जो जो दिख पा जो जो आप देख पा रहे हैं सीरीज में पहले उसे पहचान के अलग करेंगे। देखिए ये दोनों तो सीधा ही दिख रहा है सीरीज में है, ठीक है। इसको हम लोग अलग 5 प्लस 1 6 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, ये रेजिस्टेंस जो 12 ओम है, ये देखिए ऊपर से होके गया इधर, ठीक है। तो आप सावधानी देखेंगे तो ये जो आपका नोड है, और ये है, इसके अक्रॉस 4 ओम है। आप सावधानी देखें तो ये 12 ओम भी इसी के अक्रॉस है, देख पा रहे हैं। अगर इसको मैं घिसका के यहाँ ले आऊं तो क्या होगा? ये 12 ओम इसके पैरेलल में ही आ जाएगा। तो 12 और 4 क्या है? पैरेलल में है। फिर ये 12 4 जो पैरेलल में इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा? 6 ओम के पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। ये 12 और 4 को पैरेलल में सॉल्व करता हूँ, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट डैश को करता हूँ 1/12 प्लस 1/4, क्या हो जाएगा? 12, 1 प्लस 3 4, यानी आर इक्विवेलेंट डैश कितना आ जाएगा? 3 ओम, ठीक है। ये कितना आ गया? ये दोनों कितना मिला के हो गया? 3 ओम। और ये है 6 ओम। पहले मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर लूँ भाई, बाद में उधर देखते हैं। तो ये 6 ओम और 3 ओम, ठीक है। तो चलिए आपके लिए फिर से सर्किट बना देता हूँ। 10 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, और ये 3 ओम, ठीक है। 3 और 6 पैरेलल में कितने होंगे? 2 ओम। फिर ये दोनों जो पैरेलल में आएंगे इक्विवेलेंट, वो 1 के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 1 3, 3 और 6 फिर पैरेलल में कितने हो जाएंगे? 2 ओम। 2 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे, और फिर जो पैरेलल होगा वो 10 ओम से हम ऐड कर देंगे, तो मेरा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट टॉपिक एक देखेंगे आज के वीडियो का, डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। ये एक्चुअली हम लोग जब सर्किट एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे टाइम पे इस तरह का सर्किट आ जाता है। अब आप बेसिकली इसे ध्यान से देखेंगे तो ना ये सीरीज में है, ये तीनों रजिस्टर ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। देख पा रहे हैं? आप कोई सीरीज में देख पा रहे हैं? नहीं है, ना ही पैरेलल में है। आप सोच रहे होंगे सेम करंट फ्लो करेगा, नहीं। ये देखिए ये आगे कोई भी नेटवर्क है, इसके आगे 3 लिखा है, आगे कुछ नेटवर्क होगा किसी तरह बना हुआ। आप ये मत समझना इधर से करंट जाके इधर फ्लो कर जाएगी, नहीं। ये आगे कुछ नेटवर्क बना होगा। तो ये ना सीरीज में है पैरेलल में है, तो ये क्या है?
डेल्टा, इसको किस तरह कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। अब बहुत टाइम पे इस तरह के इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स कि इसी सर्किट को हम लोग स्टार की तरह देखेंगे। मतलब स्टार की तरह देखना क्या मतलब है? हमको इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देंगे इस तरह। ठीक है, यानी ये पूरे सर्किट को एक स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। स्टार में कन्वर्ट करने के बाद कैसा दिखेगा मुझे? ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इसी को मैं इधर बना देता हूँ, तो मुझे कैसा दिखेगा ये? स्टार में कन्वर्ट करने के बाद ये दिखेगा। ठीक है, अब देखिए सेम बना देता हूँ, 1 2 3 4। तो मैं इस सर्किट को इस तरह से बना सकता हूँ। ये जो पहले से बना हुआ था इसको मैं, अब इसमें क्वेश्चन ये R1 क्या होगा? ठीक है, तो मेरा R1 होगा, देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों साइड में कौन सा रेजिस्टेंस है? RC इंटू RB। कुछ नहीं करना है, R1 इक्विवेलेंट होगा RC इंटू RB डिवाइडेड बाय RA, मीन्स ये प्लस RB प्लस RC, ये वही। ठीक है, उसी तरह मुझे R2 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? इसके दोनों साइड जो रेजिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, RC RA, और तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे जो डेल्टा में है, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, उसी तरह R3 में क्या करेंगे? इसके अक्रॉस का RA इंटू RB करेंगे और फिर RA प्लस RB प्लस RC को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेल्टा टू स्टार। ये डेल्टा को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैं R1 निकाल लिया, यहाँ लिख दूंगा, R2 निकाल लिया, यहाँ लिख दूंगा, R3। तो देखिए अब ये सर्किट पूरा चेंज हो गया दिखने में, हो गया स्टार टाइप का दिख रहा है। पहले क्या था? डेल्टा का था। अब हम लोग इसको वाइस वर्सा भी देखेंगे। ये क्या है? स्टार है। तो स्टार को फिर क्या करना है मुझे? डेल्टा में। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हमेशा? आप लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि क्यों कर रहे हैं हमेशा? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब हम लोग सर्किट हैवी सर्किट एनालिसिस करेंगे, बड़े-बड़े सर्किट एनालाइज करेंगे, मुझे डेल्टा से स्टार, स्टार डेल्टा चेंज करना पड़ेगा, ताकि उस सर्किट को सॉल्व करना इजी हो जाए। वो किसी न किसी के सीरीज पैरेलल में आ जाए और मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, अब देखिए इसको स्टार में, इसको मैं डेल्टा में करने जाऊँ तो क्या मान लेता हूँ? ये मान लीजिए R ऑफ A है। ठीक है, ये R ऑफ B है, और ये क्या है? R ऑफ C है। तो इक्विवेलेंट डेल्टा सेट कैसा होगा? देखिए R ऑफ A, R ऑफ B, और ये क्या है? R ऑफ C। तो देखिए नंबर वही कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब आप देख पा रहे हैं ये स्टार को ये डेल्टा में चेंज हुआ। मुझे RA RB और RC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए RA अगर निकालना है मुझे, तो RA इक्वल टू लिख देंगे, RA इक्वल टू, अब देखिए इसमें भी सेम है। इसके दोनों अक्रॉस कौन सा रजिस्टर है? R1 इंटू R2, है ना? हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करने जाएंगे तो RA क्या हो जाएगा? आर ऑफ ए निकालना है मुझे, क्योंकि मुझे स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। आर ऑफ क्या हो जाएगा? इसका सम ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, मीन्स R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1।
मीन्स क्लॉक वाइज में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना डिवाइड किससे करेंगे, जैसे मुझे ये रेजिस्टेंस आर चाहिए तो डिवाइडेड बाय R3 कर देंगे, तो ये 1 हो गई। सिमिलरली अगर आर और बी निकालना है तो क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई किए R1 इंटू R3 में, डिनोमिनेटर तो सब में सेम ही रहने वाला है, सॉरी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सब में सेम ही रहने वाला है। फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आर ऑफ बी में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट क्या R2, ठीक है। उसी तरह RC में न्यूमरेटर सेम ही रहेगा जो ये था, बट अपोजिट R1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन था, जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये काफी आप लोग एक फॉर्मूला इस तरह को ध्यान में रखेंगे, इस तरह का कन्वर्सन जनरली आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, एक मैं बोल रहा था ना आपको एक कि ये स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार क्यों जरूरी है। अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा तो 12 ओम और 10 ओम क्या पैरेलल में है, नहीं है, बीच में 5 ओम है। क्या 12 ओम 5 ओम 12.55 ओम सीरीज में है, नहीं है, क्योंकि ये देख लीजिए एक नोड है। तो इस तरह के सर्किट जब सॉल्व करने आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो या तो इसमें 4 बार आप केवीएल लगाना पड़ेगा, या काफी एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके वनस्पत हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को इजी कर सकते हैं। कैसे इजी कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये एक देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डेल्टा दिख रहा है आपको कोई, जो मैंने बताया था अभी, डेल्टा नेटवर्क है। जी हाँ, बिल्कुल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा स्टूडेंट, देखिए। ठीक है, अब इसे भूल जाइए, ठीक है। अगर ये ऐसा दिखने लगा तो क्या ये इसका वैल्यू और ये वैल्यू सीरीज में नहीं आ जाएगी, आ जाएगी बिल्कुल। ये और ये सीरीज में नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगी, ये दोनों भी सीरीज में आ जाएगी, और ये दोनों फिर रिजल्टेंट क्या है, पैरेलल में, या फिर ये क्या है, सीरीज में आ जाएगी, और फिर ये और ये पैरेलल में है। तो आप इजीली इस तरह के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करिए, आप इसे सॉल्व करिए, ठीक है। ये इजीली सॉल्व हो जाएगी, जो मैं ऊपर किया हूँ, अगर आप चाहें तो नीचे भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चीज वही आएगी, आंसर वही आने वाली है। इसमें करंट आई खोजना है। तो स्टूडेंट आज मैं इसे एक कुछ 3 लॉ डिस्कस किया हूँ, ओम्स लॉ, केसीएल, केवीएल, स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार एंड रेजिस्टेंस के बारे में। इनसे क्वेश्चंस आते ही आप थोड़ा इसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, नहीं तो मैं लास्ट सेशन में कुछ न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से क्लास रख दूंगा, जिसमें मैं ओनली न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराऊंगा सारा टॉपिक से, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट थ्योरी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल भी दिखाते चल रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर स्टूडेंट मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। और अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट में बताएं, और कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।